नमस्कार, राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। महाराष्ट्र और झारखंड में कल मतदान संपन्न हो गया और इसी के साथ एग्जिट पोल भी आए हैं। पोल ऑफ पोल्स अलग अलग भविष्यवाणी भी करके बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में और झारखंड में मिक्स रिजल्ट हो सकते हैं। महाराष्ट्र में जहां कई एग्जिट पोल भविष्यवाणी कर रहे हैं कि महायुति की सरकार दोबारा आ सकती है, वहीं झारखंड में कुछ एग्जिट पोल का ये भी अनुमान है कि वहां पर इंडिया गठबंधन को फिर से कामयाबी मिल सकती है। लेकिन कुछ एग्जिट पोल में वहां पर एनडीए को भी बढ़त बताई गई है। तो कुल मिलाकर के हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो मतदान प्रतिशत है जिसमें भारी इजाफा हुआ है, अगर खासतौर से महाराष्ट्र की बात करें तो 30 साल बाद ऐसा हुआ है कि वहां पर मतदान ने एक रिकॉर्ड बनाया है। इसका क्या असर होगा, क्या नफा नुकसान हो सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद रहेंगे। अमिताभ तिवारी जी, प्रदीप गुप्ता जी, दोनों ही चुनाव विशेषज्ञ हमारे साथ रहेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इससे पहले समझ लेते हैं कि जो चुनाव परिणाम आने जा रहा है, शनिवार को जो काउंटिंग होने जा रही है, इसको लेकर के क्या हो सकता है, किसका नफा किसका नुकसान इस बम्पर वोटिंग के चलते हो सकते हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर 65.1% मतदान हुआ। ये 2019 के मुकाबले 3.7% अधिक है। महाराष्ट्र में इस बार मतदान का 30 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। इससे पहले 1995 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर करीब 72% वोटिंग हुई थी। महाराष्ट्र में इस बार शहरी सीटों के मुकाबले ग्रामीण सीटों पर ज़्यादा मतदान हुआ है और यहाँ पर अगर शहरी सीटों की बात करें तो 59.1% और ग्रामीण क्षेत्रों में 70.7% मतदान हुआ है। झारखंड की बात भी कर लेते हैं। यहाँ पर भी पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में अधिक वोटिंग हुई है। यहाँ पर पहले चरण की बात करें तो 63.9% 2019 में हुआ था, जबकि इस बार 66.6% हुआ है, जो कि 2.7% अधिक है। दूसरे चरण की बात करें तो यहाँ पर इस बार 68.5% मतदान हुआ, जबकि पिछली बार 67% हुआ था। यानी पिछली बार की तुलना में करीब 1.5% ज़्यादा मतदान दूसरे चरण में हुआ है। तो दूसरे चरण में भी मतदान केंद्रों पर यहाँ पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली थी। खासकर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। आदिवासी सीटों पर भी झारखंड में बम्पर वोटिंग हुई है। यहाँ पर आदिवासी बहुल सीटों पर 72.2% मतदान हुआ है। तो महाराष्ट्र और झारखंड में बम्पर मतदान किसका नफा और किसका नुकसान है? महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दावा कर रहे हैं कि इससे महायुति को ही फायदा होगा। आइए सुन लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फ़ायदा होता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है, ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए ये फ़ायदा हमको देगा और इसका फ़ायदा हमको होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो रुझान सामने आ रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया है। जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है तब लोगों को सरकार के खिलाफ एक मत तैयार होता है, जो लोग बाहर आकर लोग मत डालते हैं। तो दिस इज वोट फॉर चेंज और बदलाव के लिए वोट पड़ा है, ऐसा मेरा अनुमान। तो देवेंद्र फडणवीस, जैसा आपने सुना, कि दावा कर रहे हैं कि अधिक मतदान का महायुति को फायदा होगा। वैसे कल जो अधिकांश एग्जिट पोल आए हैं, इसमें महाराष्ट्र में महायुति और झारखंड में एनडीए की सरकार बनने का संकेत दिया जा रहा है। एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति को 288 में से 150 सीटें मिल सकती है। महाविकास आघाड़ी को 125 और अन्य के खाते में 13 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया है। वहीं झारखंड की बात करें तो पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक झारखंड की 81 सीटों में से एनडीए को 39 और इंडिया ब्लॉक को 38 सीटें मिल सकती है। यानी यहाँ पर कांटे की टक्कर की भविष्यवाणी की जा रही है। अन्य के खाते में 4 सीटें मिलने की संभावना है। एग्जिट पोल का इशारा जो भी हो, महाराष्ट्र में सरकार बनाने का दावा दोनों ही गठबंधन कर रहे हैं। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान बने हुए हैं प्रदीप गुप्ता जी और अमिताभ तिवारी जी। प्रदीप जी, शुरुआत आपसे करूंगा। महाराष्ट्र को लेकर के आपका क्या आकलन है कि जो अधिक मतदान हुआ, करीब 30 वर्षों बाद ऐसा हुआ है कि मतदान में बढ़ोतरी हुई, करीब 5% का जंप, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं, बाद में आपसे समझेंगे कि इसका क्या असर पड़ सकता है परिणाम पर। थैंक यू अखिलेश जी। देखिए, मतदान का अधिक होना उस निर्भर करता है 4 से 5 बातों के ऊपर। सबसे प्रमुख है मौसम, उसके बाद है त्योहार, फेस्टिवल्स, छुट्टियां, पॉलिटिकल पार्टी का कैडर, उनकी खुद की कितनी हंगर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और उससे भी बड़ी बात जो नेचर है, डेमोग्राफी है किसी भी राज्य की, उसमें शहरी क्षेत्र कितना है
मेट्रोस कितने हैं और ग्रामीण क्षेत्र कितना है। इन सारी बातों के ऊपर निर्भर करता है। अब महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, मतदान इतना बम्पर क्यों हुआ? ये जी। बहुत अच्छा और बड़ा सवाल है। तो इसके सबसे पहली बात है कि मौसम इस समय महाराष्ट्र में बल्कि पूरे में ही करीब-करीब सुहावना मौसम कह सकते हैं, ना बहुत ठंड है, ना ही किसी तरह की कोई गर्मी, नंबर 1। नंबर 2, त्योहारों और छुट्टियाँ जस्ट खत्म हुई हैं, यानी दिवाली, दशहरा, छठ पूजा सब अभी-अभी संपन्न हुआ है। तो अब किसी भी प्रकार की वेकेशन और किसी भी प्रकार के त्योहार ना होने से आदमी जो है अवेलेबल होता है, यानी यहाँ-वहाँ छुट्टियों में नहीं जाता है और अब उसके पास समय भी होता है। ये जी। दूसरी बात। तीसरी बात है, देखा गया ज़्यादा करके शहरी क्षेत्रों में जहाँ ज़्यादा बल्क मात्रा में शहरी आते हैं, जैसे करीब 40 से 45% महाराष्ट्र में, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, शहरी क्षेत्र, जिसमें कि सबसे बड़ा मेट्रो बॉम्बे भी शामिल। तो उसमें होता ये, जैसे ही कोई वेकेशन आती है, तो उसके आगे-पीछे छुट्टियाँ लगा के जो है, लोग अपने वेकेशन पे चले जाते हैं। और इस बार इन बातों का ध्यान रखते हुए चुनाव आयोग ने ये तय किया, जो दोनों चरण के चुनाव जो थे, यानी झारखंड का पहला और दूसरा और महाराष्ट्र का, वो बुधवार को रखा है, जो कि मिड है। अमेरिका में पिछले 180 साल से फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर मंडे ही रखा जाता है। 180 साल से डेट फिक्स है, ऑफ नवंबर। वहां भी इन बातों का ध्यान वहां के लोगों ने पुराने समय से रखा। जी। ये बात को ध्यान में रखते हुए कि मतदान अधिक से अधिक हो और साथ में लोगों को सुविधा ठीक भी है। हो। अब महाराष्ट्र और बॉम्बे में एक और बात हुई, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं बॉम्बे में ही हूँ, मैंने भी मतदान किया हुआ है। अच्छा, गर्मी के मतदान में ये हुआ था महाराष्ट्र और खासकर बॉम्बे में, जो कि 50% के आसपास मतदान हुआ था, अभी लोकसभा के 4 महीने पहले जो जी। चुनाव हुए अप्रैल और मई के दौरान। उसमें क्या था कि इतने पसीने में लाइन में लगना एक बात, दूसरी बात ये थी सबसे बड़ी जो पाई गई, मोबाइल फ़ोन उन्होंने कहा जी वो तो बाहर चाहिए। अब बॉम्बे के अंदर मोबाइल फ़ोन को बाहर रखना एक बड़ी अनईज़ी अनकम्फर्टनेस आई। बल्कि मैंने भी पार्टी के लोगों को बताया और उन्होंने भी कहा यार ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा इलेक्शन कमीशन तो अपने नियम कानून फ़ॉलो करेगा। जी। आपको अपने वोटरों को लाना है, सुविधा देना है, तो आप उसके लॉकर की व्यवस्था करिए सारे मतदान के यहाँ। तो इस बार लॉकर की भी व्यवस्था की गई। और आखिरी बात बता दूं, इस बार जो है जो बड़ी-बड़ी सोसाइटीज़ हैं, हाँ। पहले तो प्रचलन है कि स्कूलों में ही ज़्यादा करके मतदान होता है सरकारी। इस बार बड़ी-बड़ी सोसाइटीज़ में बॉम्बे में इलेक्शन कमीशन ने रखा और आज के पेपर की खबर है, हेडलाइन है उसके अंदर, बड़ी हेडलाइन है कि बहुत सारी सोसाइटीज़ में 95%, 95 बहुत बड़ा नंबर है, मैं नहीं मानता उसको, बट कहने का मतलब ये है कि इतने संख्या में मतदान किया। बिल्कुल। तो बहुत ये सारी दिलचस्प। वजह होती है जी। किसी बहुत प्रदे दिलचस्प आपने विश्लेषण किया है कि अधिक मतदान के क्या कारण हैं। अमिताभ जी, क्या आपको लगता है कुछ ऐसे मुद्दे भी रहे हैं जिनके चलते लोगों ने घर से बाहर निकल करके वोट डाला? क्योंकि ये कहा जाता है, दावा तो ये किया जाता है कि जब भी अधिक मतदान होता है तो इसका ये भी संकेत लिया जाता है कि ये एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं है, कि लोगों में व्यवस्था के खिलाफ, सरकार के खिलाफ गुस्सा है, इसलिए वो घर से बाहर निकल करके मतदान कर रहे हैं। या फिर ये जो ट्रेंड है या ये जो बात मानी जाती धारणा है, परसेप्शन है, ये ज़मीन पर आंकड़े इस बात की पुष्टि नहीं करते? देखिए क्या है कि मतदान जब भी बढ़ता है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ऑलरेडी उस राज्य का मतदान जो है वो नेशनल एवरेज से ज्यादा है या कम है। तो महाराष्ट्र का 61% है, नेशनल एवरेज लगभग 65% है। तो यानी हम यहाँ मतदान कम हुआ है पहले। अब मतदान का बढ़ना एक नेचुरल प्रोग्रेशन है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी काम कर रहा होता है, सेलिब्रिटीज काम कर रहे होते हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स होता है। तो जो भी इंक्रीज है आपको उसको दो भाग में बांटना पड़ता है। एक जो एक नेचुरल अवेयरनेस की वजह से बढ़ता है, मुझे लगता है 1.5-2% तो उसी की वजह से बढ़ गया होगा 4 में से। और बाकी 1.5-2% या तो प्रो इनकम्बेंसी है या तो एंटी इनकम्बेंसी है। मतदान तब भी बढ़ता है जब कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स होती है, जब दोनों तरफ कंपटीशन बहुत मजबूत होता है। अगर आप देखें गुजरात में चुनाव दर चुनाव मतदान घटता जा रहा है, क्योंकि वहां पर लोगों को कंपटीशन नहीं दिखता है सामने। यहां पर काफी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स थी। अब ये मतदान जो बढ़ा है, इसका फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, इसका कोई खास स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं है। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र की ही बात करें तो 2004 में यहां पर मतदान बढ़ा था और सरकार वही रिपीट हुई थी, एनसीपी और कांग्रेस की। जी। लेकिन उसके बाद 2009 में मतदान घटा, एनसीपी कांग्रेस वापस आई। 2014 में मतदान बढ़ा, तब जाके एनडीए गवर्नमेंट आई। और 2019 में फिर मतदान घटा,
जब इनकम्बेंट गवर्नमेंट ने रिपीट किया। तो महाराष्ट्र में भी ट्रेंड जो है पिछले 4-5 चुनावों का, अगर मतदान घटता है तो इनकम्बेंट के लिए जनरली महाराष्ट्र में देखा जाता है कि बेटर होता है, और अगर बढ़ता है तो महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि सरकारें जो है वो बदल रही हैं। हालांकि कोई हार्ड एंड फास्ट इसका रूल नहीं। जी, तो प्रदीप जी, यही प्रश्न आपसे भी, जिसको मिलियन डॉलर क्वेश्चन बोल सकते हैं, कि नफा किसका, नुकसान किसका? तो महाराष्ट्र की जैसे बात करें, अमिताभ जी ने बताया बिल्कुल ठीक है कि महाराष्ट्र में खासकर, और ये देखना होगा कि एनडीए जिसमें कि बीजेपी बड़ा दल है, तो बीजेपी का मतदाता कौन है? बीजेपी का जो बड़ा मतदाता बल्क शेयर है वो ओबीसी और जनरल क्लास से आता है। अब उसमें ये तो एक हो गया क्लासिफिकेशन जाति का, दूसरा होता है कि शहरी मतदाता ज्यादा है, और तीसरा है कि मध्यम वर्गीय और अपर क्लास का मतदाता ज्यादा है बनिस्बत उसके की लोअर क्लास। जहां तक महाराष्ट्र की बात करें, जैसे मैंने पहले ही बताया कि यहाँ 45% शहरी मतदाता, जी, तो जो इतनी बड़ी संख्या, ये बहुत बड़ा जंप है, 4% पॉइंट से ज्यादा का जंप होना बहुत बड़ा जंप है। तो उस लिहाज से देखें तो बीजेपी और एनडीए को यहाँ पर हमारे आकलन के हिसाब से इस बढ़े हुए मतदान का सीधा सीधा फायदा होता हुआ दिख रहा है। तो प्रिडिक्शन क्या है आपका? प्रिडिक्शन तो हम भी उसी दिशा में हैं। प्रिडिक्शन के हमारे नंबर बस अभी अभी आए हुए हैं, तो उसके नंबरों के ऊपर मैं बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि एनडीए जो है वो बड़ी जीत की तरफ जाती हुई दिख। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र का हमने हाल जाना कि अधिक मतदान का क्या असर हो सकता है, किसका नफ़ा किसका नुकसान हो सकता है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम झारखंड की बात करेंगे, क्योंकि झारखंड में भी मतदान प्रतिशत काफ़ी बढ़ा है और इसमें महिलाओं की भूमिका क्या रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेकर हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। तो अब झारखंड की बात भी कर लेते हैं। यहाँ पर जो आंकड़े आए हैं कि आदिवासी इलाकों में खास तौर से मतदान में बढ़ोतरी हुई, और महिलाओं के वोटों की तो बात करें तो पहले चरण में तो कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक वोट डाले, बल्कि कुछ सीटों पर तो ये संख्या 5% से भी अधिक है और कुछ सीटों पर तो ये अंतर 10% से भी अधिक है। तो इसका क्या असर पड़ेगा? प्रदीप जी, आपसे सबसे पहले शुरुआत करूँगा। आपके हिसाब से झारखंड में क्या असर पड़ता हुआ दिख रहा है इस अधिक मतदान का, खासतौर से आदिवासी वोटों की बढ़ोतरी ज़्यादा होना और महिला मतदाताओं का ज़्यादा वोट डालना? बिल्कुल, ये जो झारखंड की जो बात हम कर रहे हैं, तो ये जो दो डेमोग्राफिक की आपने बात करी, एक है महिलाएं और दूसरा है आदिवासी। तो ये दोनों के दोनों हमारे पोल में, जिसमें कि हम झारखंड में इंडिया की सरकार बनाते हुए दिखा रहे हैं और अच्छे खासे नंबरों से दिखा रहे हैं, उसमें 4% पॉइंट्स जो है वो महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले इंडिया गठबंधन को ज्यादा वोट मिलता दिख रहा है। तो और आदिवासियों का लायन शेयर, यानी बहुत बड़ा शेयर 68% के करीब आसपास इंडिया गठबंधन को आदिवासियों का मिल रहा है। तो इन दो विषयों की बात करें, और जैसे आपने बताया कि आदिवासी क्षेत्र में और खासकर महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर मतदान किया है, तो यहाँ तो सीधा सीधा इंडिया गठबंधन यानी इनकम्बेंट को फायदा होता हुआ दिख रहा है। दूसरी ठीक है। बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कि महिलाओं ने ज्यादा वोट क्यों किया। जी, मैं आपको बात बता दूं कि बिहार हो या झारखंड हो, अब झारखंड को दो हिस्सों में देखना चाहिए। एक है आदिवासी क्षेत्र और एक नॉन आदिवासी क्षेत्र, जो बिहार की तर्ज के ऊपर ही काम करता है। तो बिहार और झारखंड ऐसे राज्य हैं, आदिवासी को छोड़ के झारखंड में, कि सबसे ज्यादा यहाँ के लोग पलायन करते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब और दूसरे प्रदेशों में काम के लिए जाते हैं। इस बार हुआ ये है कि जिस छठ पूजा का जो समापन हुआ और उसके तुरंत बाद पहले चरण का चुनाव, तो इसकी वजह से जो जाने वाले लोग थे वहां रुक गए, नेचुरली रुक गए। हम भी मध्य प्रदेश जब जाते हैं, दिवाली के बाद चुनाव होते हैं, तो चलो यदि 2-4 दिन के अंतर से तो रुक जाते। जी, तो इसका एक बहुत बड़ा असर जो है छठ पूजा का बिहार में हुआ, क्योंकि सॉरी झारखंड में हुआ। झारखंड ट्रेडिशनली नवंबर एंड और दिसंबर तक चुनाव होते थे, बट चूंकि इस बार इलेक्शन चुनाव आयोग की ये कंपल्सन था कि महाराष्ट्र को किसी भी तरह से 26 तारीख के पहले सरकार का गठन होना चाहिए, यानी इलेक्शन तो समापन होना चाहिए। तो इस बार
पहले हो गए, और जनरली पिछले बार 5 चरण में चुनाव हुए थे, जो कि इस बार 2 में हो गए। ठीक है। इन सारी वजहों से जो है झारखंड में भी अच्छा खासी बढ़ोतरी हुई। और जहाँ तक महिलाओं की बात करें, क्योंकि महिला सबसे बड़ी बेनिफिशियरी होती है, किसी भी सरकार की योजनाओं की लाभार्थी होती है, जी। तो महिला ये सुनिश्चित करती है कि भाई मुझे जहाँ से लाभ मिल रहा है, मैं सबसे पहले उसका अपना अपना क्या कहते हैं कि अपना अनुदान तो पहले जाके दे दूँ। ठीक है। अमिताभ जी, आप क्या मानते हैं कारण? क्योंकि जब आदिवासी वोट होता है तो बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने न केवल आदिवासियों पे बल्कि गैर आदिवासियों पर भी फोकस किया। बीजेपी ने ओबीसी वोट को मजबूत करने के लिए इस बार आजसू के साथ भी तालमेल किया। और जहाँ तक महिलाओं की बात है तो बीजेपी ने अपनी ओर से महिलाओं के लिए भी तमाम तरह के वादे किए। तो क्या आपको लगता है कि सीधा फायदा केवल और केवल इंडिया गठबंधन को होगा या बीजेपी को भी इसमें हिस्सा मिल सकता है, जो कि पोल ऑफ द पोल्स कह रहा है कि कांटे की टक्कर वहां पर है? देखिए, जैसा प्रदीप जी ने कहा है कि टर्नआउट जो बढ़ा है उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ चढ़ के 5% अधिक टर्नआउट उनका बढ़ा है, तो वो तो क्लियरली सीधा आप लिंक कर सकते हैं मैया सम्मान योजना से। मैया सम्मान योजना की वजह से महिलाओं में मतदान बढ़ा है, और हम ये भी देख रहे हैं कि ट्राइबल एरियाज में भी मतदान बढ़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चुनाव एक इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर, ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल और ट्राइबल अस्मिता का भी है, क्योंकि हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं एक ट्राइबल के सबसे बड़े लीडर के रूप में उभरे हैं। अब इसको अगर लिंक करेंगे तो इंडिया ब्लॉक को एडवांटेज होता दिखता है, अगर इन दो चीजों को हम लिंक करते हैं। हालांकि क्योंकि वहां पर काफी सिवियर इस बार इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर है, जो पिछली बार नॉर्थ छोटा नागपुर में कांग्रेस पार्टी ठीक ठाक सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। भाजपा सिर्फ कोल्हान और संथाल परगना में नहीं हारी थी, छोटा नागपुर में भी डिवीजन ऑफ सीट्स ऑलमोस्ट बराबर था। तो नॉर्थ छोटा नागपुर जो आउटसाइडर्स का एरिया है, जहां एक भी ट्राइबल सीट नहीं है, वहां पर हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी एक कमजोर कड़ी के रूप में उभर कर आए, जिसका फायदा भाजपा को हो सकता है। वही एक चांस है सिर्फ, जहां पर कि भाजपा को जो जो एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं कि भाजपा जीत रही है, एनडीए जीत रही है, उसी एक कारण से ज्यादातर जीत सकती है। अदरवाइज टर्नआउट का ट्रेंड और आदिवासी इलाकों का जो ट्रेंड है वो इंडिया ब्लॉक की तरफ झुकाव दिखाता है। तो प्रदीप जी, क्या यही कारण है जिसमें चलते आपकी ओर से भविष्यवाणी की गई कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन को भारी बहुमत मिलेगा? क्योंकि बात तो बीजेपी भी कर रही थी, बीजेपी ने जो मुद्दा चला आउटसाइडर बनाम इनसाइडर का, घुसपैठ का मुद्दा, क्या आपको लगता है कि वो क्लिक नहीं किया ज़मीन पर? ये भी एक कारण है जिसके चलते इंडिया गठबंधन वापसी कर सकता है? अखिलेश जी, मैं आपको और आपके दर्शकों को हमेशा ये बताना चाहूँगा कि मुद्दे हर काम करते हैं, लेकिन कितना काम करते हैं ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और उसका सीधा और बड़ा सिंपल आंसर है, जो मुद्दा जितने ज़्यादा लोगों के जीवन को छूता है, उस मुद्दे का असर उतना ज़्यादा होता है। पिछले 2 साल में टाइगर जयराम महतो टाइगर जयराम महतो का उदय हुआ, और उसने लोकसभा के चुनाव में, ये मानिए आप, लोकसभा के चुनाव में जो फर्स्ट टाइम आके 4% वोट लेना, 4 परसेंटेज वोट लेना बहुत बड़ी बात है। जी। और खुद ने जब चुनाव लड़ा तो उसको 3.5 लाख वोट मिले। तो वो हमारे सर्वे में 8% वोट लेता नजर आ रहा है, उसकी जो पार्टी बड़ी है भविष्यवाणी की आपने कि 8% वोट मिल सकता है टाइगर जयराम महतो। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी है। और उसका 8% का बड़ी बात है कि 90% जो है वो ओबीसी और महतो समाज से आ रहा है, जो कि बीजेपी का वोट शेयर था। और दूसरे तरफ कंसोलिडेशन जो है आदिवासी 26%, 15% मुसलमान, सीधे सीधे ये 41 जो है वो एन मास दे रहे हैं। दलितों को हम मान सकते हैं कि आधे आधे या शायद थोड़े से ज्यादा बीजेपी को दे। ठीक है। इन सब वजहों से ऐसा लगता है हमको कि हमारे पोल में जो है वो जेएमएम सरकार रिपीट। तो अमिताभ, जाते जाते संक्षेप में आपसे, क्या बीजेपी का जो चेहरा घोषित न करना मुख्यमंत्री पद का, क्या ये रणनीति बीजेपी के पक्ष में काम नहीं करती दिख रही है यहाँ पर? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप चेहरा घोषित कर देते, मान लीजिए आप चेहरा घोषित कर देते एक नॉन आदिवासी, तो जो कोल्हन और संथाल परगना में आप इस बार अपनी सीटें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको नहीं मिलती। और अगर आप एक आदिवासी चेहरा घोषित कर देते तो आपको जो आउटसाइडर्स का कंसोलिडेशन था वो नहीं मिलता। अभी एटलीस्ट दोनों ही समाजों को ये आशा, मतलब एक्सपेक्टेशन तो है कि हमारे समाज का कैंडिडेट बन जाएगा चुनाव जीतने के बाद। आई थिंक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। अब देखते हैं कि किस ओर करवट ऊँट बदलता है। बिल्कुल, तो 23 ऊँट किस तारीख। करवट बैठता है, इस पर सबकी नज़र रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमिताभ जी, प्रदीप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमने चर्चा इसलिए की है क्योंकि जो मतदान का प्रतिशत है वो लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है।
क्योंकि हमेशा कोशिश यही होती है कि लोग अधिक से अधिक अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इस बार ये तमाम कोशिशें चुनाव आयोग की ओर से रंग लाती हुई भी दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल यही है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, और जाहिर सी बात है कि इसके लिए हमें शनिवार तक इंतजार करना होगा। राजू की जंग में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।